नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। आपको बता दें कि ये वो सीट है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जब वो राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए। इस सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट के परिणाम से बिहार की सत्ता के समीकरणों को कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर तब सामने आई जब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ये सीट अचानक से सुर्खियों में आ गई। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह हुई कि बीजेपी ने अपने घोषित प्रत्याशी को अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी, जिन्हें उम्मीदवार बनाया था, नामांकन के बाद बदल दिया। और 24 घंटे के बाद, नामांकन के 24 घंटे के बाद अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो अपने को चुनाव से अलग कर रहे हैं। बीजेपी ने वहां पर कैंडिडेट बदल दिया। अब नीरज कुमार सिन्हा वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। और इन दो बड़ी घटनाओं से, एक तो प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से और दूसरी बात यह कि बीजेपी के उम्मीदवार बदलने से अचानक बांकीपुर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि बीजेपी ने बदला उम्मीदवार, विपक्ष ने किया सियासी प्रहार। पुराने जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा और चुनाव में भी लगूंगा। तो पार्टी, जब उन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो पार्टी ने नए प्रत्याशी की घोषणा की। वो भी उसी विधानसभा के सामान्य कार्यकर्ता है और 13 तारीख को नामांकन करेंगे। बीजेपी के अंदर जो कन्फ्यूजन आया है प्रशांत किशोर के उम्मीदवारी के अनाउंसमेंट घोषणा के बाद, वही दर्शाता है। एक तो इन्होंने जल्दीबाजी में उस कैंडिडेट को उतारा था। उस समय भी आपने देखा होगा केवल मतलब हर किसी बड़े नेता की खिल्ली उड़ाई जा रही है अब, चाहे वो नितिन बाबू खुद हों या हमारे मुख्यमंत्री हों। सबने आगे बढ़ चढ़कर इनको पूरा मान सम्मान के साथ इनके साथ सभा की, उसके बाद नॉमिनेशन करने गए। भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर लिया ना। नामांकन जैसे ही वापस लिया, पूरे बांकीपुर विधानसभा में चर्चा हो गई कि भाजपा टिकेगी नहीं। रेखा गुप्ता ने मजबूत रेखा खींची है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो विश्वास जताया है, उन मतदाताओं का भी ख्याल रखा है जो मतदाता बांकीपुर में परिवर्तन चाहते हैं। कल जो वो बोल रहे थे मंच से, हम लोग भी सुन रहे थे, आप लोगों ने हाईलाइट किया, अखबार में पूरा फ्रंट लाइन पे छपा है कि भाई मंडल से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, बूथ वर्कर हैं। तो आखिरकार 24 घंटे में ऐसा कौन सा फैमिली मैटर हो गया जिससे उनको विड्रॉ करना पड़ा? इसका जवाब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं, उनको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों को देना चाहिए। नीरज नाम है तो नीरज का अर्थ होता है कमल, और कमल है चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का। ये इस पर विपक्ष राजनीति का एजेंडा तय कर रहा है। अरे एजेंडा यह तय करो ना कि प्रतियोगिता में नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। आई सूत्रधार है, अब इस सूत्रधार नाम का तो पदे नहीं होता है। तो जिस तरीके से अचानक बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव सुर्खियों में आ गया है, आज हम उसी की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव मिश्रा, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ अरुण यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सोनाली आनंद जुड़ी हुई हैं, जनसुराज की प्रवक्ता हैं। सोनाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत सोनाली जी हम आपसे ही करेंगे कि मैं सुन रहा था प्रशांत किशोर को, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो हमसे डर के भाग गया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता है सोनाली जी, जब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो ऐसा क्या बदल गया 3-4 महीनों में जो आपको लगता है कि नहीं, अब बांकीपुर में हमारी जीत होगी, और इसलिए प्रशांत किशोर लड़ भी रहे हैं? सोनाली जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती थी और आपने न्यूज़ के ओपनिंग में वो सारी बातें कह दी कि प्रशांत किशोर जी के उतरने से चुनाव दिलचस्प हो चुका है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इस बात से पूरी बिहार की जनता हामी भरती है। और रही बात अभी के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में क्या अंतर है, ये अंतर ये है कि जब वो चुनाव
पूरे बिहार में होता है और ये एक बाई इलेक्शन है। दोनों चुनाव के नेचर में और दोनों चुनाव की ज्योग्राफी में बहुत बड़ा फर्क है। और क्योंकि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव होती है तो वहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज, बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ काम करती हैं, जो कि बाई इलेक्शन में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती। वहाँ सरकार बनाने की इलेक्शन होता है और उसमें बहुत सारे समीकरण लगाए जाते हैं, बहुत सारे तंत्र लगाए जाते हैं, जो कि हमने देखा, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी फूके जाते हैं और वो अलग ढंग से पूरा माहौल गवर्न होता है। लेकिन यहाँ बाई इलेक्शन है और ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो भी नेता चुना जाएगा वो जनता की चॉइस होगी। और मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले चुनाव में जो भी नेता चुना गया वो जनता की मजबूरी थी, क्योंकि जिस ढंग से ये नैरेटिव फैलाया गया था कि अगर भाजपा को वोट नहीं आएगा तो जंगल राज की सरकार आ सकती है, जंगल राज वापस आ सकता है, तो लोगों ने ये प्रेफर किया कि हम अपना वोट बांटने के बजाय एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो हमारा सुनिश्चित कर सके कि जंगल राज वापस ना आ सके। तो वहाँ पे ये फैक्टर काम कर रहा था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों के पास चॉइस नहीं थी, मजबूरी में वो सरकार बनी या मजबूरी में प्रत्याशी चुना गया। लेकिन अब जो प्रत्याशी चुना जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने से इंडिपेंडेंट है, तो ये लोगों की चॉइस होगी, लोगों का जो चाहत है वो आपको यहाँ पर सामने निकल के आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो चुनाव की बात कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को भारत का या विश्व का सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करती है, बहुत ही राजवन का शासन है, और जिस ढंग से उनके कार्यकर्ता बेस की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जब नॉमिनेशन करके जब उन्हें नॉमिनेशन वापस लेना पड़ता है, और नॉमिनेशन भी फर्स्ट टाइम वो ऐसे कैंडिडेट को उतारते हैं जिसका बैकग्राउंड के बारे में अभी चर्चा शुरू हो चुकी है। हम लोग जो बातें भी सुन रहे हैं और ये बातें सच है, क्योंकि ज़मीन से जो बातें आती हैं वो सच होती हैं। और उसके अतिरिक्त उनके एफिडेविट में या फिर जो उन्होंने लिखा कि वो 10वीं पास थे, तो ये दिखाता है कि सबसे पढ़ी लिखी कंस्टिट्यूएंसी में अगर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार उतारना पड़ता है तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के क्राइसिस की ओर इशारा करता है कि उनके पास आज चेहरा नहीं है, और जो हॉट सीट जो देश के सबसे बड़े नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उस पे अगर आपको नेता उतारने की बारी आती है तो आप वहाँ पे एक अच्छा ये स्ट्रॉन्ग नेता नहीं दे पाते हैं। सोनाली जी, और जो बाद में भी जो आपने रिप्लेस करके कैंडिडेट दिया है, उसके बाद बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, उसकी कोई बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं रहा है, ना उन्होंने कोई बहुत लंबा कार्य किया है, तो आप किसी साधारण से कार्यकर्ता को देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो क्राइसिस है बेसिकली एक अच्छे लीडर की, पढ़े लिखे लीडर की, वो यहाँ पे उजागर करता है। और ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली पूरे भारत के लिए और पूरे बिहार के लिए कि पार्टी के इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इनके पास एक अच्छे लीडर को आगे बढ़ाने में यह सक्षम रह रहे हैं। ठीक, चलिए संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजीव जी, एक तो जो कुछ भी सोनाली जी ने कहा उसका जवाब दीजिए, और दूसरी बात देखिए, एक तो मैसेज चला गया कि आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, जो देश में बीजेपी की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीटों में एक, जहां पर 40 साल से आप काबिज हैं, 10 बार चुनाव वहां से जीत चुके हैं नितिन नवीन और उनके पिताजी, पहले भले सीट का नाम अलग था, वहां पर आपने बिल्कुल जरा सी भी बेसिक तैयारी नहीं की कैंडिडेट उतारने में? देखिए, सर्वप्रथम हम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से बांकीपुर विधानसभा के सभी जनता का हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं, और इसके साथ हम अपने वहां के कार्यकर्ताओं का भी आभार जताता हूं कि उन्होंने नीरज जैसे कार्यकर्ता, नीरज कुमार सिन्हा जैसे कार्यकर्ता को, जो हमारे वैसे जमीनी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया, इसके लिए पूरे बिहार का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और पूरी केंद्रीय कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला जो हुआ है, उस पर बांकीपुर की जनता अपार बहुमत से, जो 52,000 से ऊपर वोटों से पिछली बार हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी जीते थे, हम 75+ के आंकड़े को पार करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। आप 3 जुलाई का इंतजार कीजिए, केवल बांकीपुर में कमल खिला है और बांकीपुर में कमल खिलता दिखेगा। बिल्कुल संजीव जी, देखिए ये आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि मैं कह रहा हूं कि जो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां पर अगर उम्मीदवार बदला गया तो क्या मैसेज गया संजीव जी? आप राजेश जी
सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उम्मीदवार बदला है, अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी बदले हैं, तो वे स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को आग्रह किया कि हम कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे थे, सेवा करना चाहते हैं, हम अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं। इसमें बेचैनी सी कौन सी बात है? अरे भाई, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी है, उसके कैंडिडेट हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो हम तो अपार बहुमत से जीतेंगे ना। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का ये कमल फूल है, कमल फूल पर पूरे देश का भरोसा है, पूरे बिहार का भरोसा है कि ये कमल फूल का विजय होगा। उम्मीदवार बदलने और न बदलने की कोई बात, इसको मैं सीधे से खारिज करता हूं। ठीक, चलिए अरुण जी हमारे साथ अनुप्रिया जी भी जुड़ गई हैं जेडीयू से। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अरुण जी, पहले आपने दोनों को सुन लिया, बांकीपुर के बैटल को राष्ट्रीय जनता दल कैसे देखती है और बीजेपी के उम्मीदवार बदलने को? देखिए राजेश जी, शुरुआती दौर से हम इस बात को कहते आ रहे हैं और कि बांकीपुर की जनता महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद है। और जिस दिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को पुनः उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया, पार्टी ने घोषणा किया, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर खाने में बेचैनी शुरू हो गई। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ कंफ्यूजन में अंतरकलह अंदर खाने में जो आग सुलगना शुरू हो गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार कोई भी होगा, इस बार प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है और महागठबंधन प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। चूंकि महिला है, पढ़ी लिखी है और वैश्य समाज से आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, उनके पक्ष में अति पिछड़ा हो, दलित हो, अब अकलियत समाज का लोग हो, पिछड़ा हो, प्रगतिशील समाज का लोग हो, इस क्षेत्र का जो प्रबुद्ध मतदाता है, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। चूंकि 3 दशक से एक ही परिवार के पास यह सीट रहा है, नितिन नवीन जी के पास, और उनके पहले उनके पिताजी थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ छलावा करने का काम किया। सरकार में रहते हुए भी मंत्री रहे, उसके बावजूद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया। आज देखिए ना, थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरा इलाका जलमग्न है, तालाब में तब्दील है, दुकान में पानी, घर में पानी, लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था देखिए पूरी तरह ध्वस्त है। पूरे इलाके में देखिएगा प्रत्येक दिन आपराधिक घटनाएं घटती है, प्रत्येक दिन लोग सड़कों पर हैं। पिछले दिनों आपने देखा बंटी का अपहरण हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। नीट छात्रा का मामला, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना सामने नहीं आती, कोई सुरक्षित नहीं है। मंदिर में जाने से महिला डरती है। अरुण जी, मैं जो सवाल अभी सोनाली जी से कर रहा था, अरुण जी, मैं जो सवाल अभी सोनाली जी से कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्या बदला? नहीं, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट, ऐसा 6 महीने में क्या हो गया कि आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे? अंतर बड़ा था ना अरुण जी, चुनाव में अंतर बड़ा था। संजीव जी आप सुनिए, हाँ संजीव जी आप सुनिए, हाँ अरुण जी नहीं संजीव जी नहीं, आप बोले, अरुण जी आप बोले, अरुण जी आ रहा हूँ, संजीव जी आ रहा हूँ, अरुण जी आप बोले। वो तो क्रेक मैल है, उसका ब्रेक फेल है, वो रुकेंगे नहीं, सुनना चाहिए। आप बोलिए ना। देखिए राजेश जी, 6 महीना में बहुत सारा चीज बदला। 6 महीना पहले आधी आबादी से क्या वचन संकल्प लिया था एनडीए ने कि हमारी सरकार बनेगी, 3 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया देकर वोट लेने का काम किया,
उन महिलाओं से कहा था सरकार बनते ही 1,90,000 रुपया हम देने का काम करेंगे। क्या दिया? क्या 6 महीना पहले एनडीए चुनाव मैदान में गई थी 25 से 30, फिर से नीतीश आपने देखा मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे वोट लेने का काम किया। सरकार बनाने के बाद इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा ने सिलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाने का काम किया। उसके बाद अपराध नियंत्रण के नाम पर आपने देखा पूरे बिहार में किस तरीके से एनकाउंटर का खेल खेला गया, फर्जी इनकाउंटर किया गया। भरत तिवारी हत्याकांड में आपने देखा किस तरीके से काउंटर कर दिया गया, सब सामने है। और उस सवाल पर आप देखिए एनडीए के अंदर खाने में, सरकार के अंदर खाने में, पूरे राज्य की जनता में जो आक्रोश है, तमाम चीज है। 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की थी सरकार ने, 6 महीना हो गया, 10 लाख नौकरी रोजगार देना चाहिए, चलिए अभी तक नहीं दिया है। अरुण जी तो बहुत सारे सवाल हैं, स्थानीय सवाल तो है ही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद अपने निर्णय पर अब टिक नहीं रही है। इसीलिए लगातार आप देखिए ताम झाम के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ और 72 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उन्होंने बता दिया नामांकन करने के बाद कि पारिवारिक कारणों से हम नहीं लड़ सकेंगे। चलिए सीख है इसका। आंसू बहा रहे थे उनके पिताजी। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं तो कहने का है, हाँ सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रही। जो अपने वचन पर टिका नहीं रह सकता हो जो पार्टी, तो जनता के लिए क्या कर सकती है? ठीक है, चलिए अनुप्रिया जी। ठीक, अनुप्रिया जी, ये जो जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में उम्मीदवार वहां पर बदला गया, चलिए ठीक है, अच्छा मैसेज तो नहीं ही गया। इसके बावजूद बांकीपुर के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, खासकर प्रशांत किशोर के उतरने के बाद? अनुप्रिया जी। राजेश जी, 2025 विधानसभा इलेक्शन के बाद में पुनः 6 महीने के बाद में बांकीपुर विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है। और यह ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बांकीपुर की जनता ने जिनको अपने विधायक के रूप में चुना, एक ऐसे कार्यकर्ता और विधायक जो कि कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में बिहार की जनता के लिए, बांकीपुर की जनता के लिए काम कर रहे थे। तो बांकीपुर की जनता जिसको नेता चुन के बनाई थी, उसको भाजपा जो आज पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप एक ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन स्तर पे काम करते हैं, जो लगातार अपनी निष्ठा दायर करते हैं जनता के बीच में और जनता के बीच में रहते हैं, उनको भाजपा एक अच्छे पोजीशन पे भी पहुंचाएगी। कहीं से भी किसी के आप बेटा हो, किसी के आप पत्नी हो, इसलिए आपको ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ये दर्शाया कि आप काम कीजिएगा, आपको आपकी पदोन्नति होगी। दूसरी बात, 6 महीना के इलेक्शन के बाद में आपको याद होगा कि अंतर कितना होगा। जो आज आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं वो इनको कितना 45,000 समथिंग उनको वोट आया था और नितिन नवीन जी को 90,000 वोट उनको आया था। और अंतर देखिए तो कितना बड़ा है। अब ये जो सवाल आज पूछ रहे हैं कि भाई कि 6 महीना में इतनी बदलाव हो गई है, इतनी जनता जो है दुखी हो गई है कि अब एनडीए चुनाव नहीं जीतेगी, तो मैं बता दूं 1995 के बाद से अब तक 2025 तक अगर किसी एक गठबंधन को बिहार की वहां की जनता चुनती है तो इसका अर्थ क्या है? काम के आधार पर चुनती है। क्योंकि अगर वैसा, मैं सोनाली जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जब चुनाव होता है, अगर पूरे प्रदेश में चुनाव होगा तो आप मानिए कि वो प्रदेश की मुखिया की चुनाव हो रही होती है। मैडम, उसके साथ साथ मैं उनको बता दूं सोनाली जी को कि उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और उसको उसी आधार पर वोट देती है। अगर बांकीपुर विधानसभा का अगर आकलन कर ले, क्योंकि राजेश जी बताने की जरूरत नहीं, और बांकीपुर की जनता जानती भी है, जिस तरह से गली गली में आपको रोड सड़क मिल रही है, गली गली में आपको पानी की व्यवस्था मिल रही है, गली गली में एक समय था कि पूरा पटना, सिर्फ मैं बांकीपुर की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा पटना डूबा रहता था। आप पूरे बारिश के समय में आप समझिए कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, व्यापारी को दुकान ठप हो जाया करता था। सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है सब कुछ दुरुस्त हुई है। और बांकीपुर की विधानसभा की जनता जानती है कि एनडीए को अगर हम वोट देंगे तो उनका व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, उनके घर की बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी, वहां के लोगों को वहां पे हमेशा क्षेत्र में डेवलपमेंट मिलते रहेगा, वहां की जनता। और वर्तमान में आपने कहा कि
जो कैंडिडेट उन्होंने तय किया था बीजेपी ने 24 घंटे में बदला, तो मुझे लगता है कि मुकम्मल उसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बंटी जी ने कि मेरी कोई पारिवारिक कठिनाइयां हैं, इसलिए मैं मैसेज तो चुनाव नहीं ठीक लड़ नहीं गया सकता। ना अनुप्रिया जी, चाहे कारण जो भी रहे हो। देखिए ठीक है, देखिए मैसेज में मैं चुनाव ये 30 तारीख को 30 आ रहा जुलाई हूं, को सुना वोटिंग लीजिए, आ रहा हूं, होनी एक है। मिनट सुन लीजिए। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, उस दिन ये तय हो जाएगा कि मैसेज अच्छा या खराब नहीं ठीक। खराब हुआ है। लेकिन एक बात मुझे बताइए ना राजेश जी, कि हम जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या वो किसी अन्य दल से आया हुआ है, क्या किसी राजघराने से आया हुआ है, क्या कैसे धनबल की राजनीतिक लड़ने वाला व्यक्ति नहीं, एक भाजपा का कार्यकर्ता है कि जो निचले स्तर पे आपने अगर देखा होगा नीरज जी की जीवनी, मैं कुछ 2 लाइन और कहूंगी, नीरज जी की जो अगर जीवनी को देखेंगे या उनके संघर्षों को देखेंगे तो धनबल की राजनीतिक नहीं देखेंगे। लेकिन बहुत हंसी मुझे आती है कि जो 2025 के विधानसभा में ऑल आउट हो गए, जमानत जब्त हो गया, वो अब कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे अपना डंका बजाएंगे। अब जिसको बिहार की जनता, कभी जिसके राजद की बात कर लो, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके लोग 25 में सिमट गए, अभी कह रहे कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता इतना इन पे करुणामयी हो गई कि इनको चुनाव जिताएगी। देखिए पहले क्या होता ना कि आप जो पार्टी 85 सीट लेके आ रही है, 90 सीट लेके आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, जिस अलायंस की जनता को सिर्फ बांकीपुर नहीं पूरी बिहार की जनता चुन रही है, उस अलायंस को अगर चिंता करने की बात है तो ठीक, मुझे लगता चलिए, है कि पहले अपने आंगन में अपनी परिस्थिति में अपने ठीक, कार्यों में चिंतन चलिए, करना चाहिए। जिस पार्टी के नेता प्रदेश से बाहर हो, जिस पार्टी के नेता कहीं नजर नहीं आते हो, उनके अगर प्रवक्ता इस तरह की चिंतन करे, मुझे लगता है कि एक बार उनको अपने नेता के पास जाके कहना चाहिए कि हुजूर एक बार पटना आ जाइए, पटना के लोगों से मिल लीजिए, बिहार की अनुप्रिया जी, जनता से मैं मिल फिर लीजिए, आता हूं, मैं तो फिर शायद आता आप हूं, चुनाव ठीक, लड़ें। मैं फिर आता हूं। देखिए हमारे साथ, मैं आ रहा हूं बाकी लोगों के पास भी। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कमलेश जी बहुत स्वागत है और आप अपनी बात रखिए कमलेश जी, फिर मैं आता हूं बाकियों के पास। कमलेश जी, ये बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में उम्मीदवार बदला गया, उसको कैसे देखना चाहिए? ये कह रहे हैं कि नहीं उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, ये बीजेपी जेडीयू दोनों का कहना है। राजेश जी, अभिषेक बंटी जी का जो वापस हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पुराना एक केस था लालू जी पे, चारा घोटाला का इसमें जिक्र आ रहा था, जहां उसके पिताजी उसके भी अभियुक्त थे चारा घोटाला में। इस फजीहत से बचने के लिए बीजेपी जो है यह कदम उठाई है, इसका कहीं से और कोई लेना देना नहीं है। एक मुख्य कारण यही है कि इनके पिताजी जो थे, उनका नाम रविंद्र प्रसाद जी था, उनको इस घोटाले में जो है अभियुक्त थे, इसीलिए इसको जो है उनको वापस लेना पड़ा। अब रही बात, यहाँ से नितिन नवीन जी जो है बार बार जीते हैं, उनके पिताजी भी जीते हैं, तो ये अभी बिहार का ही नहीं देश का हॉट सीट बना हुआ है, जिसके चलते सबकी नजर यहाँ पे है। यदि इस तरह के मामला यदि चुनाव के दरमियान यदि आता तो डेफिनेटली बीजेपी को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता, इसलिए उन्होंने वापस करवाया। और बीजेपी की जहां तक बात रही तो बीजेपी अपना जोर तो लगाएगी ही इस सीट को निकालने के लिए, ताकि उनकी हर एक चीज जो है दांव पे अभी लगी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दोबारा अभी उस सीट पे किसी भी कैंडिडेट को जो है जिताने में वो कारगर साबित हो सकता है आगे के लिए। राजेश जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं तो जाहिर सी बात है इसका मैसेज भी नहीं गया ठीक। सोनाली जी मैं आ रहा हूँ, अरुण जी मैं आ रहा हूँ। सोनाली जी काफी देर से कहना चाह रही थी कुछ। सोनाली जी। जी, अभी जो भी बातें यहाँ पे इस डिबेट में कही गई भाजपा के द्वारा या फिर जेडीयू के द्वारा, सोनाली जी, इस बात का बस 2 लाइन में जवाब देना जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी। डेफिनेटली कोई भी विधानसभा में चुनाव लोकल मुद्दों पे ही लड़ा जाता है, और जो भी दावे यहाँ पे किए गए कि बांकीपुर में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, आप जमीन पे उतरिए, बांकीपुर में जाके देखिए। मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ कह रही हूँ कि 50% से अधिक का हिस्सा बांकीपुर का आज भी स्लम है। वहाँ पे आज भी नली गली की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं जिसे हम कहते हैं बुनियादी सुविधाएं, वो भी उपलब्ध नहीं है। पीने का साफ पानी के लिए भी लोग तरसते हैं। और जिस ढंग से आपने कहा कि इस क्षेत्रों में काम हो और इसलिए बीजेपी चुनती गई है आज तक, ये सच नहीं है, क्योंकि कभी भी जनता के पास ऑप्शन नहीं रहा। जनता के पास कभी भी यही ऑप्शन रहा है कि आपको वर्स्ट में से जो थोड़ा कम वर्स्ट है या फिर वर्स्ट में से बेस्ट चुनने का ऑप्शन रहा जनता के पास, इसलिए आप सत्ता में बने रहे। अगर आज तक जनता के पास ऑप्शन हुआ होता तो ये जो चीज़ें अभी तक 40 साल या 45 साल से अगर ये सीट आपके पास है तो ये बीजेपी के पास कभी भी नहीं रहती।
और रही बात यहाँ पे परिवार की बात कही जा रही है, नितिन नवीन किस बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने अपनी राजनीति कहाँ से शुरू की है पूरा बिहार जानता है। वो ग्राउंड के नेता नहीं है, उन्होंने ग्राउंड से अपनी राजनीति शुरू नहीं की है। तो ये बात तो बीजेपी ना बोले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या एनडीए के लोग ना बोले कि हम परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। और सीधी सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि बीजेपी में आज भी आपके पास अच्छे नेता नहीं है, और यही वजह है कि आनंद फानन में आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट को उतार रहे हैं जो पूरे भाजपा के लिए टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है कि इनके पास शायद कैंडिडेट ही नहीं है उतारने के लिए। और अंत में भाजपा जिस बात को बार बार ताल ठोक के कहती, मैं इस बात को यहाँ बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में 20 से अधिक राज्यों में आपकी सरकार है, और आप थोड़ा लुक बैक करके देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको विरोध झेलना पड़ रहा है। गुजरात से लेकर अरुणाचल से लेकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, हर जगह जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ वहाँ आपको विरोध झेलना पड़ रहा है। तो सत्ता में बने रहना आपकी लोकप्रियता को नहीं बताता है, आपकी जनता के प्रति समर्थन को नहीं बताता है। आप सत्ता में हैं लेकिन आपने कभी भी पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाए, ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाए जो जनता आपका सम्मान करे। और रही बात बीते 6 महीनों में बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे भाजपा अपना विश्वास जमीन पे खोती जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री बदलने की बात हो, चाहे जिस ढंग से क्राइम रेट में इजाफा हो और उसके प्रति प्रशासन का रुख हो, ये सब बिहार की जनता देख रही है। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक जो बाई इलेक्शन है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो वहाँ काम करते थे यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिला है और ये ऑप्शन जनता चुनेगी, ये जनता की चॉइस होगी। तो बीजेपी जो दावा कह रही है कि ये सीट हमारी है और हम जीतेंगे यहाँ पे, एक और बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि जनता हमेशा फ्लूइड होती है, जनता किसी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं होती, समर्थन जरूर करती है, लेकिन अगर सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है तो अपने प्रति बनती है। अगर उनकी हालत में सुधार नहीं है तो जनता आपको नहीं चुनेगी। और क्योंकि नोटा सोनाली जी अभी जो दावा अनुप्रिया जी कर रही थी, नहीं अभी जो अनुप्रिया जी दावा कर रही थी कि वहां पर बहुत काम हुआ है, ये महिलाएं सुरक्षित हैं, तो सड़कें में पानी नहीं जमता, उसकी क्या सच्चाई है? सोनाली जी आप लोग तो गई होंगी वहां। हम हर रोज हर वार्ड में हमारे हर कार्यकर्ता काम करे, और जैसे मैंने कहा 50% तक जो बांकीपुर का एरिया वो स्लम है, चाहे वो यारपुर हो, चाहे वो सलीमपुर हो, चाहे वो आप मंदिरी की बात करें, अनेक ऐसे एरियाज है जहाँ पे वो स्लम के कैटेगरी में ही आता है। तो पटना के सेंटर में होते हुए बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी जो से हम बहुत पॉश एरिया में गिनती करते हैं, वहाँ की स्थिति अगर आज भी ऐसी है जहाँ बुनियादी सुविधा के लिए लोग तरसते हैं, तो आपने बिहार में क्या काम किया है ये मुझे बहुत ताजुब लगता है। क्योंकि 40 साल से आपके पास ये सीट रही है, तो ना आपके पास संसाधन की कमी रही, ना पैसे की कमी रही, बस अगर कमी रही तो इच्छा शक्ति की कमी रही, और ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा। हम काम करें या ना करें, हम सत्ता में यहाँ बने रहेंगे। ठीक है अरुण जी आ रहा हूँ अनुप्रिया जी आपके पास भी। अरुण जी देखिए राजेश जी, आपने जो सवाल अभी किया कि वहाँ की स्थानीय इशू को लेकर क्या हकीकत है, क्या यह सच्चाई नहीं है? हर बरसात के दिन आप डिबेट करते हैं प्रत्येक दिन, और आगे करेंगे भी। हल्की बारिश आज हुई, पूरा बांकीपुर इलाका जाके देखिए ना, तालाब में तब्दील है, नर्क के ढेर पर, गंदगी के ढेर पर, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी छिपा हुआ है। क्या आप राजेंद्र नगर स्टेशन से पटना स्टेशन जंक्शन जाने में 1 घंटा टाइम लगेगा? ट्रैफिक व्यवस्था की हालत इतनी बदतर है। पटना मार्केट से सचिवालय जाने में 1 घंटा लगेगा। आप कहते हैं व्यवस्था की बात, आज लोग धरना पर बैठे हुए हैं करबीघैया में, 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अपहरण कर लिया गया है स्टेशन से, जंक्शन से, ये छिपा हुआ है। नीट छात्रा कांड भूल गए आप? कौन सुरक्षित है आप बताइए? खेमका हत्याकांड नहीं, मैं अरुण जी 2019 में अरुण जी 2019 में जब पूरा पटना डूब गया था तो क्या बांकीपुर में नहीं डूबा था क्या? 2019 में तो डिप्टी, उस समय तो मोदी जी को घर छोड़ के भागना पड़ा था। और आप फिर डिबेट करेंगे? आज का ही बारिश में जलमग्न है, ये कहने की जरूरत नहीं। अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे कि उनके अभिषेक के पिताजी चारा घोटाला में थे, इसीलिए इस तरह का नाम परिवर्तन करना पड़ा। अरे भैया, चारा घोटाला के भीष्म पिता मां नायक स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के पुत्र नीतीश मिश्रा मंत्री हैं 2-2 टर्म से बिहार सरकार में, और बिहार के मुख्यमंत्री 6 महीना जेल जाकर आए हैं, हत्या का आरोप था। ऐसे सब लोग मंत्रिमंडल में विराजमान है, कहते हैं नैतिकता की बात। ठीक, और भाजपा में जो राम मंदिर का चंदा भी चुरा ले, बहस पूरे देश में चल रही है, कहने की जरूरत है। कंक्लूड करिए। सच्चाई जो है अभिषेक जी, वहां की जनता ने निर्णय ले लिया है
कि इस बार अपार मतों से ठीक। महागठबंधन को जिताना है, चलिए अरुण जो जी, हमारे नेता ठीक, तेजस्वी यादव जी का ठीक, संकल्प है। ठीक। मैं सबके पास आ रहा हूँ बारी बारी से, आ रहा हूँ आपके पास भी संजीव जी, लेकिन पहले अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी आप रिप्लाई कर दें। मैं आ रहा हूँ संजीव जी आपके पास भी, अनुप्रिया जी पहले आप, अनुप्रिया जी। राजेश जी आपने पूछा कि सोनाली जी से सच्चाई कितनी है, कितनी डेवलपमेंट हुई है। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा अगर आप मुझ पर विश्वास करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं बांकीपुर विधानसभा की मैं खुद ही मैं वहां की मैं वोटर हूँ। नहीं तो आप बताइए ना अनुप्रिया जी, आप बताइए ना, मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ राजेश जी, क्योंकि मैं पटना की ही वासी हूँ और मैंने डेवलपमेंट देखा है। अगर आप अभी कह रहे थे ना कि हाँ जाम की बात हो रही थी, आपने देखा होगा वही बांकीपुर विधानसभा में कारगिल चौक से जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरह से लोगों को जाने में जाम लगता था, डबल डेकर का वहां सुविधा हुआ है। जो पीएम सिश में लोगों को जाते जाते वहां पे मृत्यु हो जाती थी ट्रैफिक के कारण में, आपने देखा होगा कि जो मरीन ड्राइव उससे कनेक्टिविटी की गई है, डबल डेकर जो पुल बनी उससे कनेक्टिविटी की गई है। आप जिस दलदली की बात करें, दलदली एक समय में दलदली क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहां दलदल हुआ करता था, लोग वहां पे व्यवसाय नहीं कर पाते थे। लेकिन आज वहां के लोग व्यवसाय कर पाए क्योंकि वहां पे सड़क इतनी चौड़ी हो गई है। हमने ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ में लोगों की सुविधा के लिए, और कौन सा ऐसा गली है जहां गली के नाला को हमने ढकने का काम नहीं किया है? वहां की कोई भी गली ऐसा नहीं कि जहां पे सीवरेज का अब इशू पहले के जैसा रह गया। पहले तो ओपन नाला हुआ करता था, जहां पे गंदगी सड़कों पे होती थी, पता ही नहीं चलता था कि नाला कहाँ है, सड़क कहाँ पे है। अब आप अगर सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो बांकीपुर विधानसभा क्यों कहा जा रहा है कि सबसे डेवलप विधानसभा है? और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि बिहार की जनता, यहाँ की जनता को पता है कि डेवलपमेंट का काम क्या होता है और नाम क्या होता है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि देखिए बांकीपुर विधानसभा के जो दावेदारी कर रहे हैं, 2025 के विधानसभा में मैं एक बार फिर और जो आप कहोगे, जन स्वराज ने क्या कहा था कि देखिए भाई, जो उनके आला कमान जो आज अपने आप को कैंडिडेट कह रहे, वो कह रहे थे कि नहीं, अगर हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए राजनीतिक सेवा भाव से होता है, ना कि आप वहां पे पैसे के धंधे पे राजनीति करते हैं, ना आप कार्यकर्ताओं पे। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एविडेंस दे दूंगी कि जन स्वराज के लोग कैसे पैसे के नाम पे कैसे वहां काम कर रहा है, बूथ वाई बूथ कैसे पैसा बट रहा है, कैसे लोग वहां पे पैसे पे कार्यकर्ता जुटा रहे। जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप हवाई बात नहीं कर सकते। दूसरी बात है, आप महागठबंधन के प्रत्याशी जी मैं खत्म कर रही हूँ। महागठबंधन के प्रत्याशी अगर इतनी दम भरते हैं, और देखिए इनका तालमेल इतना खराब है, कैंडिडेट स्वतः जाकर के इलेक्शन का नॉमिनेशन कर देता है। रावी जी घर यहाँ पटना में वो जाती नहीं, लालू जी पटना में वो जाते नहीं है, लेकिन फिर बेटी से मिलने चल जाएंगे। आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने क्या कहा है, बेटा परेशान है, बेटी परेशान है। हम तो कैंडिडेट अगर बदले हैं तो कुछ कारण है। ठीक अरुण जी, अनुप्रिया जी, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए बिहार, यहाँ बांकीपुर की जनता जानती है किस तरह से सरकारी स्कूल में बच्चों की जो है, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं ना, उनको प्रयास किया गया है कि वो स्कूल जाए। अनुप्रिया जी ठीक है, चलिए सोनाली जी जवाब देना चाह रहे, फिर मैं आता हूँ संजीव। सोनाली जी आप जवाब देना चाह रही थी, क्या कहेंगी? एक मिनट, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नहीं अनुप्रिया जी सुन लीजिए ना, मैं फिर आता हूँ सोनाली जी। जी, सबसे पहली बात तो हमारी पार्टी का नाम जन स्वराज है, जन स्वराज नहीं, ये बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। दूसरी बात यहाँ पे कि जब हमारे पास आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि वो संन्यास ले लेंगे अगर सीट नहीं आई तो। ऐसे ही उन्होंने कोई भी बात नहीं कही थी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि जेडीयू के 25 ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी और अगर आती हैं तो हम चुनाव में संन्यास ले लेंगे। वो भी ये तब कहा गया था, अनेक उसके कंडीशंस थे जो कहे गए थे। लेकिन मुझे ताजुब इस बात पर लगता है कि आप एक स्टेटमेंट पे लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर आप प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब आपके सरकार के मंत्री करोड़ों का घोटाला करते हैं, सैकड़ों पैसे लोगों के खा जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खा जाते हैं, सरकार का जब ब्रिज गिर जाता है, इंजीनियर जब बड़े बड़े ऑफिसर्स कार्रवाई करते हैं, उस पर आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पे बीजेपी के या एनडीए का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। क्योंकि सबसे पहली बात कि जो जनता का टैक्स का पैसा जो गबन कर लिया जाता है, आप वहां से प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन एक किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, आप उसे बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये है हमारे बिहार की राजनीति का स्तर। दूसरी बात, यहाँ पे ये बांकीपुर का वोटर अपने आप को बता रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनेक आपके ऑडियंस जो होंगे वो बांकीपुर के वोटर होंगे, और मुझे लगता है वो हमें और आपको सबको सुन रहे होंगे, और वो खुद निर्णय यहाँ पे ले लेंगे कि कौन सी पार्टी के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं और कौन सी पार्टी। ठीक है, वो 30 जुलाई को वोटिंग है सोनाली जी, 3 तारीख को काउंटिंग है, पता चल जाएगा। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है जी, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, सच जब सामने आए आंखें मूंद लेना। ठीक, मैं आ रहा हूँ अनुप्रिया जी, और भी लोग हैं जरा बोल रहे हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगा अनुप्रिया जी, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। ठीक, संजीव जी वापस दोबारा उसका सेवन करते हैं। ठीक है, क्या आप क्या कहना चाह रही हैं अनुप्रिया जी? एक लाइन में ठीक है, क्या कहना चाह रही हैं अनुप्रिया जी? राजेश जी, बांकीपुर की विधानसभा की जो मतदाता है बहुत प्रबुद्ध है,
यहाँ पे आम और खास में कोई अंतर नहीं है। जो सुविधा आम के लिए, जो खास के लिए, ऐसा कोई हम लोग यहाँ पर कैटेगरी नहीं बनाते हैं। स्लम में रहने वाले लोगों के लिए ठीक है अनुप्रिया जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ड्रामा चला है ना कैंडिडेट बदलने का, उसने उस चुनाव को सुर्खियों में ला दिया है। नहीं ड्रामा तो उसको कहिएगा ना कि जहाँ आप एक तरफ बनते हैं कि आप व्यवसाय करते हैं, आप चुनाव जितवाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरा आत्मा जाग गया है, हम अब चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार को आ रहा हूँ अनुप्रिया जी। ठीक है संजीव जी हमारे साथ है। एक मिनट संजीव जी आपने सुन लिया कितने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। अभी सब लोग जितने भी विपक्ष से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, संजीव जी आप उनका जवाब दीजिए एक एक करके। संजीव जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के विधानसभा में आदर्श विधानसभा के रूप में अगर कोई विधानसभा है तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं उस विधानसभा का नाम बांकीपुर विधानसभा है। जितना विकास बिहार की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता के नेतृत्व में या केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विकास की गंगा ज्यादा से ज्यादा बांकीपुर में हमारे जनता जनार्दन को मूलभूत सुविधा कैसे मिले इसे धरातल पर उतारने का काम हमारे आदरणीय स्थानीय विधायक नितिन नवीन जी ने किया। मैं आपको बता दूं, मैं 1990 से इस विधानसभा को जानता हूं। जब स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से चुनाव लड़ा करते थे और विधायक बना करते थे तो मैं उस समय उनका मीडिया प्रभारी, कई चुनाव का मीडिया प्रभारी रहा हूं। मुझे इस विधानसभा का इंस और आउट मालूम है। यहाँ राजभवन से लेकर सचिवालय से लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय तक होकर एक एक प्रबुद्ध जनता और मतदाता बैठे। संजीव जी, अरुण जी तो कह रहे हैं कि डूब जाता है, बांकीपुर डूब जाता है बारिश में। 90 में पूछ लीजिए कौन चुनाव जीते थे। अरे भाई, इनका आरजेडी डूब गया तो अब इनको बांकीपुर डूबता नजर आएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जितने बैठे हैं जनसुराज के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, यह बताने का काम करें कि अगर बांकीपुर विधानसभा में मूलभूत सुविधा नहीं गई है तो एक भी पीआईएल पटना उच्च न्यायालय में क्यों नहीं देखने को मिला। ये सारे वहां बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय निश्चित है बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में। चलिए ठीक, कमलेश जी आ रहा हूँ अरुण जी आ रहा हूँ। कमलेश जी ये विकास को लेकर चर्चा हो चुनाव में, कितनी अच्छी बात है। हम कर रहे हैं उपचुनाव में उसकी चर्चा कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा कि प्रशांत किशोर के चुनाव उतरने से क्या फर्क पड़ेगा। कमलेश जी। राजेश जी, उनके चुनाव में उतरने से ना उतरने से कोई खास फर्क पड़ने वाला यहाँ नहीं है। जो हमारे साथी बोल रहे थे कि बांकीपुर में बहुत विकास हुआ है, अभी एक एक रोड, एक एक मोहल्ले का नाला को बार बार जो है तोड़ के उसमें गैस पाइपलाइन डाल के उसमें नमामि गंगे की बात कर रहे थे। तो नमामि गंगे का जो है वो सारा प्रोजेक्ट को जो है रोड को 3-3 बार तोड़ के जो है बर्बाद करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोगों ने रख दिया है। यही है पटना का विकास और बांकीपुर का विकास। आप कभी भी विजिट कर लीजिए, आप किसी भी मोहल्ले में किसी भी गली में चले जाइए, ये लोग चलने लायक अभी नहीं छोड़े हैं। एक बारिश हुआ है, आप पैदल यदि चले गए उस रोड में तो पूरा शरीर जो है आपका कीचड़ से भर जाएगा। ये स्थिति है बांकीपुर की। और बात करते हैं विकास की, बात करते हैं बीजेपी की। इन लोगों की मंशा जो है कभी भी देश और आम जनता के विकास के लिए इन लोगों का कोई भी कार्य नहीं होता है। ये बस फंड को जो है कैसे अनयूज करेंगे और किस तरह से अपना रोटी सेकने का काम करेंगे,
ये वर्तमान सरकार सिर्फ वही कर रही है। ये घोटाले की सरकार जब जाएगी और जब ये सरकार बदलेगी और नया सरकार आएगा, तब इनका जो पिटारा जो खुलेगा उसमें भ्रष्टाचार के अलावे और देश की जनता और बिहार की जनता को कुछ नजर नहीं आने वाला है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ से बीजेपी मुक्त होगी बांकीपुर से, और एक नया सवेरा होगा जो बांकीपुर के लिए एक नया उदय लेकर आएगा। राजेश जी। ठीक, संजीव जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त होगा अब ये सीट। संजीव जी चलेंगे। राजेश जी आ रहा हूं अरुण जी आ रहा हूं। अरे भाई मैं इनको बता दूं, इनको मैं बता दूं, मैं भारत की जनता को सर्वप्रथम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। और बिहार में जंगल राज के मसीहा, जंगल राज के मसीहा लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी बिहार को जंगल राज में ढकेलने वाले का शर्म नहीं आता है मुंह में, इस टाइप का भाषा बोलते हैं ऐसे। मैं तो बता देना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि विकास की गंगा बांकीपुर में बही है। अगर चैलेंज करता हूं, जिस मोहल्ले में चले विकास नजर आएगा। ठीक है संजीव, डुबकी भी लगा सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है संजीव जी हो गया। विकास में विश्वास चलिए ठीक है। और 3 जुलाई को ठीक है, 3 तारीख को पता चल जाएगा, 30 तारीख को वोटिंग होगी। ठीक है संजीव जी, कमलेश जी, अरुण जी आप ये बताइए कि आरजेडी की जो दावेदारी है इस बार के मुकाबले में वो कितनी मजबूत आप पाते हैं अरुण जी? देखिए इन लोगों में यही सबसे बड़ी बीमारी है, जुबानों में तो विकास की गंगा बह जाती है। 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार, 21 साल से बिहार में एनडीए की इनकी ही सरकार। आप पटना की बात करें तो ट्रिपल इंजन की यहाँ सरकार है। नगर निगम में भी यही लोग हैं, भाजपा ही, वार्ड में भी भाजपा ही। उसके बाद सारा आंकड़ा जब देखिएगा विकास के मामले में देश में अंतिम पैदान पर बिहार खड़ा है। पटना भी हर मामले में सिटी शहरों में से है। उसके बाद भी गाल बजाना है, डिबेट कर लेना है। राजेश जी ओवरऑल देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस वर्ष जो है एक उपचुनाव हुआ विधान परिषद का, जो कि जदयू कोटे में सीट थी। आपने देखा भोजपुर का, हाँ आरा भोजपुर, बुरी तरह वह सीट हारी जदयू। एनडीए का सिटिंग सीट था और हमने जीतने का काम किया। अब दोबारा ये विधानसभा का है, ये भाजपा कोटे वाली सीट है और यह भी हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज का समर्थन महागठबंधन उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ है। इसीलिए तो ये लोग बेचैन हैं, तड़प रहे हैं। और ये प्रशांत जी जो हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ही भी टीम है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग चाहते हैं ये हम नहीं तो ये नहीं तो वो। इतनी बेचैनी है महागठबंधन से, सच्चाई है। और इन लोगों को घमंड है कि लगातार हम जीतते आए हैं। ऐसा थोड़े है, हम तो 40 साल से बेला जीत रहे थे, रामगढ़ 40 साल से जीत रहे थे। राजेश जी उपचुनाव में नहीं हारे हैं क्या? 14 में तो इनके लोकसभा में एक क्षेत्र से 3 लाख से एमपी जीतते थे एनडीए के। 19 में कितना वोट लाया, 24 में कितना लाया, कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश बाबू तो विकास पुरुष कहलाते थे, अकेले दम पर बिहार में लड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट जीते थे, कहने की जरूरत नहीं है। कितने ये लोग 30 मार खां हैं। सच्चाई है भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त यह सरकार है और जनता सारी चीज को समझ चुकी। धीरे धीरे बिहार की जनता और क्षेत्र की जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और जवाब दे भी रही है। गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। अनुप्रिया जी एक बार अरुण जी को रिप्लाई कर दीजिए। अनुप्रिया जी देखिए, काम करेगी, जिताएगी जनता ही जिताती है। और 95 के बाद से 2005 तक बिहार की वो बांकीपुर की जनता ही चुन रही थी एनडीए के कैंडिडेट को।
और देखिए अगर बूझ गया, चला गया, कोई इतिहास के पन्नों में अब रहने को बस रह गया है तो वो है आरजेडी। आरजेडी के पास ना नेता है, ना नीयत है और ना ही कार्य है। और देखिए इनको कह रहे हैं कि अब सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए ना, उनको सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए। हाँ अनुप्रिया जी आप बोले, आप बोले। देखिए उपचुनाव का नतीजा चाहे या पूर्ण चुनाव का नतीजा, नहीं आप सुन तो लीजिए अरुण जी सुन तो लीजिए। अनुप्रिया जी आप बोले, अनुप्रिया जी आप बोले। दिन में नहीं अरुण जी मैं आ रहा हूँ, आ जाऊंगा। एक मिनट, ऐसी ठीक बात नहीं है। हाँ अनुप्रिया जी आप बोले। कहाँ थे, आप कहाँ सपना आ गए? देखते रहिए और देखिए कहाँ आप थे और सही में आप कहाँ आ गए हैं। लालटेन की लौ अब जलने को भी नहीं है, उसमें तेल भी ना बचा है। और बिहार की जनता के जब घर में बल्ब पहुंच गया है तो काहे लालटेन की लौ को वो जलाएगी, काहे वो अपराधियों के लोगों को बढ़ावा देगी। और देखिए कहीं से भी कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं अपने दम पे नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकीपुर की जनता के दम पे हम बोल रहे हैं। हमने जो काम किया उस दम पे बातें रख रहे हैं। और यहाँ पे हाँ ठीक है, चौथा पद्मा देखिए, अब देखिए इनको लगातार इनको बोलना है। देखिए बिहार की जनता ना हमको मौका दे रही है। हम तो काम पे बात करके दे रहे हैं अरुण जी, काम पे बात है। अब आपको 2015 में भी आरजेडी को क्यों मौका मिला था? आरजेडी को भी पता है कि कैसे नीतीश कुमार जी का दामन पकड़ करके आप एक बार मौका मिल गया, जो कि लेकिन आपके दामन में जो दाग है अरुण जी को भी सुन लीजिए, अनुप्रिया जी। और रहा ऐसी बात है कि देखिए जो कैंडिडेट हमने भेजा, फिर कह रहे जो कैंडिडेट है वो हमारा एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो कि वहां के लगातार जनता से जुड़ा रहा है। और हमारे पूर्व के जो नेता रहे हैं, पूर्व के जो विधायक रहे हैं, उनको जो जिस तरह का सम्मान मिला वो भी बाकीपुर की जनता समझ रही है और जान रही है कि हम ऐसे कार्यकर्ता को चुन रहे हैं जो जनता के लिए काम करेगा, ना कि अपने फंड बढ़ाने के लिए और ना कि झूठ बोलने के लिए। देखिए अब दूसरी एक बात और बोलेंगे कि देश देश घूम के हम चंदा इकट्ठा कर लिए, हम फंड इकट्ठा कर लिए, अब आके यहाँ बिहार में हम ढोंग बजाएं कि हमको चिंता है बिहार की अरुण जी को जनता सुन की, लीजिए, तो चिंता एक बार अपना कर लें। हाँ ठीक है अरुण जी संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरुण जी नहीं संक्षेप में ही अब कहना यही है, जदयू की प्रवक्ता इस तरह से लंबे चौड़े शब्दों से यहाँ एकदम दल के समक्ष में कर रहे, समझ में नहीं क्या स्थिति हो गया। जदयू का भाई काम पकड़ के नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया। अरुण जी काम हमेशा ताकत ठीक है आप सुन लीजिए, अनुप्रिया जी उनको सुन लीजिए। कहाँ चले गए? हिम्मत होता है, काम में डंका होता है, किस कुकर्मों की सजाएं भोग रहे हैं? क्या सृजन घोटाला किया था, टेंडर घोटाला मामले में एक सेकंड अरुण जी नहीं जिस प्रशांत किशोर अरुण जी जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं अनुप्रिया जी, वो मैं सुन रहा था विधानसभा चुनाव में हर जगह जाके कहते थे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बात उनकी सच हुई अनुप्रिया जी, चाहे आप जो भी कह लें। नहीं राजेश जी देखिए आप स्पेसिफिक होइएगा तो फिर ये आप प्रवक्ता के रूप में बोलेगा तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो गिना रहा हूँ, आप बताइए कि नहीं बोला नहीं था। निश्चित है नहीं आप, अरे हम बहुत राजेश जी एक मिनट अरुण जी एक मिनट नहीं वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे। एक मिनट अरुण जी एक मिनट, वो प्रवक्ता है जन स्वराज के बैठे हुए। नहीं अरुण जी एक मिनट सुन तो लीजिए आप। अनुप्रिया जी आप बोले। राजेश जी आपको याद होगा कि 2020 में स्वतः नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन 2000 जब चुनाव का नतीजा था तो हमें पता है ना कि हमारी स्थिति कितनी हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गए थे। लेकिन हमारे गठबंधन ने किस पे विश्वास जताया? नीतीश कुमार जी ने। अगर उन्होंने अभी वर्तमान में कहा कि हमारी इच्छा नहीं है, हम कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं होती है। लेकिन जो बात अगर किसी की बात आप कह रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि 25 में जो है जेडीयू समाप्त हो जाएगी। हाँ वो उन्होंने कहा था कि 20 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ तो पूछिए ना क्यों नहीं संन्यास ले लिया? वही जवाब ले लीजिए ना, सुना लीजिए। अब देखिए बंगाल आप रिप्लाई कर दीजिए वहाँ पे। ठीक बंगाल में जो देखिए जिस इनका जो रिकॉर्ड रहा है ना, ये पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। सुन लीजिए सोनाली जी कह रही है। हाँ सोनाली जी आप बोले। जी ये पूरा बिहार जानता है और ये पूरा भारत जानता है। और ये बहुत चर्चा का विषय भी रहा कि नीतीश कुमार जी जिस ढंग से बिहार की चीफ मिनिस्टर कुर्सी छोड़े वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। जिस ढंग से कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होते हुए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, उनके पद का डिमोशन है। और इसे अगर वो कह रहे हैं कि ये उनका मर्जी थी या उनकी इच्छा थी, ये मुझे लगता है ये किसी भी बिहारी को हजम नहीं होगा, ये पूरे भारत को हजम नहीं होगा।
पॉलिटिक्स के डायनामिक्स अलग होते हैं और विद इन एनडीए कितने सारे डायनामिक्स चलते हैं हम और आप बिल्कुल जानते हैं। और ये कैसी गठबंधन, ये कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनका, ये कितना अच्छा कोalition है, जो नहीं ये समझ में नहीं आता है कि कैंडिडेट कुछ पीके अगर लड़ रहे हैं बांकीपुर से तो कुछ तो सोच समझ के लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। कारण बताइए ना। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम सीएम के फेस बने, कुछ दिन कहते हैं हम सीएम के फेस नहीं बनेंगे। तो ये कितने सारे डायनामिक्स चलते हैं और आप कैसे कैसे कह देती हूँ चीजें को पीछे से गवर्न करते हैं, हम सबके सामने आ रहा है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट होंगे बांकीपुर में, मैं आज आपको कह देती हूँ। चलिए, क्योंकि मैं खुद मैं विधानसभा की वोटर हूँ, सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि बिहार की जनता जानती है। जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे हैं अनुप्रिया जी, जीरो पार्टी वाले सीट होंगे। ठीक है, देखिए यही सियासत है, देखिए यही सियासत है। कभी किसी जमाने में प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। नहीं, बढ़ने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारे हाथ कुछ भी नहीं है 4% वोट के साथ, फिर भी आज हम मैदान में चलिए ठीक है, बिहार की बात करते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था अनुप्रिया जी और सोनाली जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बांकीपुर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैंने दो कारण बताए थे। एक कारण बताया था प्रशांत किशोर का उतरना, दूसरा कारण मैंने बताया था कि जिन परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला, उसके बाद सबकी नज़र पूरे देश में बांकीपुर पर टिकी है। अब देखना यह है कि 40 साल से जो बीजेपी का मजबूत किला है, क्या वो उतना ही मजबूती से खड़ा रह पाता है। सबकी नजरें अब इसी पर टिकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। संजीव जी, सोनाली जी, अरुण जी, अनुप्रिया जी और कमलेश जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।